लगभग एक पल में लोग बिना किसी चेतावनी के होश खो बैठे। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। चलती कारें भौहों पर मक्खियों की तरह इधर उधर टकरा रही थीं। चाहे सड़क पर, ऑफिस में या मेट्रो में, हर जगह लाशें पड़ी थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर न तो कोई निशान था, न ही कोई दर्द का भाव। कुछ देर बाद नाइट गाउन पहने एक महिला ने दरवाजा खोला और फिर लोगों का एक बड़ा समूह अपने घरों से बाहर आया, जमीन पर पड़े लोगों को देखने। वे चौंके नहीं जैसे इस दृश्य के आदी हों, क्योंकि वे असली इंसान नहीं बल्कि मानव रोबोट प्रतिरूप थे। 100 साल बाद के भविष्य में लोगों को अपनी दिखावट या शरीर की चिंता नहीं करनी होगी। बस एक कनेक्शन डिवाइस से वे असली इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट को दूर से नियंत्रित कर सकेंगे। यह डिजाइन मानव बुद्धि और मशीनी टिकाऊपन को पूरी तरह जोड़ता है, जो न सिर्फ विभिन्न कार्य कर सकता है बल्कि दिखावट और शरीर की चिंताओं को भी दूर करता है, जिससे अपराध दर काफी कम हो गई है और प्रतिरूप को खतरा होने पर भी उपयोगकर्ता सुरक्षित रहता है। इसलिए सेना ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में रोबोट प्रतिरूपों का उपयोग किया। इतना ही नहीं, नशीले पदार्थों के लिए प्रतिरूप का उपयोग भी वैध है, क्योंकि बिजली के झटके से आनंद मिलता है और लत नहीं लगती। उस रात एक बार में मिले एक जोड़े ने प्रतिरूपों में बाहर जाकर संबंध बनाए। एक प्राकृतिक मनुष्य हत्यारे ने उन्हें निशाना बनाया, पर वे बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि प्रतिरूप चकनाचूर हो जाए तो भी उपयोगकर्ता को कोई नुकसान नहीं हो जा मांसपिंड। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी क्षण होगा। हत्यारे ने एक रहस्यमय हथियार से तेज रोशनी निकालकर उन्हें जला दिया। फिर भागते समय वह एक कार से टकरा गया। कार ने नियंत्रण खो दिया और सीधे एक राहगीर को कुचल दिया। जल्द ही पता चला कि जले हुए पुरुष प्रतिरूप के पास कोई पहचान पत्र नहीं था। इसलिए गठबंधन ने FBI को सूचित किया और एजेंट जी और एजेंट B को जांच के लिए बुलाया। जला हुआ एजेंट पहचानने योग्य नहीं था। एजेंट जी ने उसका सिर खोलकर देखा, उसकी खोपड़ी उठाई, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप निकाली जो पूरी तरह से जल चुकी थी। स्पष्ट था कि नियंत्रक को खोजना असंभव था, लेकिन अच्छा था कि महिला एजेंट की पहचान। दोनों ने मिलकर पर्दे के पीछे के ऑपरेटर को खोजा और पाया कि सुंदर महिला एजेंट का ऑपरेटर सिर्फ एक 200 किलो का मध्यम आयु का मोटा आदमी था, जो हंसते हंसते खून बहकर मर चुका था। मामला अब डरावना होने लगा था। क्या एजेंट के नष्ट होने से उसके मालिक की मौत हो सकती है? एजेंट जी ने मुख्य कंसोल से जानकारी निकाली, पाया कि अंतिम दृश्य में पुरुष एजेंट की मुस्कान और उसके बाद एक चमक दिखाई दी थी। लगता है ऑपरेटर की मौत वाकई उस भयानक हथियार से हुई थी। ये बहुत डरावना है। नेटवर्क के जरिए मार सकने वाला हथियार किसी के लिए भी भूत जैसा खतरनाक है। इसी समय पुरुष एजेंट का शव भी हजारों मील दूर एक विश्वविद्यालय में मिला। उसकी मृत्यु भी बिल्कुल उस मोटे आदमी जैसी थी। अधिकारी ने तुरंत खबर छिपाने का आदेश दिया और साथ ही एजेंट जी को जल्द से जल्द मामला सुलझाने को कहा। एजेंट जी ने पुरुष एजेंट की चिप की जांच की, पाया कि हत्यारा निश्चित रूप से एक असली इंसान था और वह सिर्फ हथियार का आकार ही देख पाए। और इसी समय पुरुष एजेंट की पहचान भी पता चल गई। वह डॉक्टर केट का बेटा छोटा केट था। डॉक्टर केट एजेंट के आविष्कारक थे, जिन्होंने अकेले दुनिया की सबसे बड़ी एजेंट कंपनी वीजा बनाई थी। वे बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। हालांकि 7 साल पहले कंपनी ने धोखा देकर उन्हें निकाल दिया था, फिर भी उनका प्रभाव कम नहीं था। पता नहीं उनके बेटे की मौत का दुनिया पर क्या असर होगा। दोनों जांचकर्ता डॉक्टर के घर पहुंचे। उनका स्वागत डॉक्टर के एक बहुत युवा एजेंट ने किया, लेकिन उनका पहला ध्यान मामले पर नहीं था, बल्कि छोटे केट द्वारा बिना पंजीकृत एजेंट के अवैध इस्तेमाल पर था। डॉक्टर केट और कॉलेज जाने वाले बेटे के बीच हजारों मील की दूरी थी, इसलिए वे अक्सर बेटे को अपने एजेंट का उपयोग करने देते थे, ताकि पिता पुत्र के बीच संवाद। एक एजेंट के आविष्कारक के रूप में वह आसानी से सुरक्षा परतों को बाईपास कर सकता है, लेकिन दूसरे के एजेंट का उपयोग भी अपराध है। लेकिन डॉक्टर केट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनकी स्थिति उन्हें इस स्तर के आरोपों से बचाने के लिए पर्याप्त थी। जब छोटी केट के उकसाने की बात आई तो डॉक्टर के पास कोई सुराग नहीं था, इसलिए एजेंट को अनुमान लगाया हत्यारे का लक्ष्य छोटी केट नहीं बल्कि खुद डॉक्टर था। सिर्फ इसलिए कि छोटी केट उस समय डॉक्टर के एजेंट का उपयोग कर रही थी, इसलिए वह गलती से मारी गई। डॉक्टर को स्पष्ट रूप से कुछ पता था, लेकिन बिना कुछ कहे उसने एजेंट का लिंक काट दिया। केवल 2 एजेंटों को आमने सामने छोड़ दिया। स्क्रीन के पीछे डॉक्टर का बूढ़ा चेहरा और सिगरेट की बूंदें हैं। बूढ़े आदमी के लिए बेटे को खोने से बड़ा डॉक्टर से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलने पर वे तकनीकी सहायता के लिए वीजा कंपनी पहुंचे, लेकिन वीजा कंपनी ने उन्हें धमकाया। उनका स्वागत जनसंपर्क और कानूनी विभाग के 2 विभागों ने किया। वे इस बात पर अड़े रहे कि एजेंट को चाहे कितना भी नुकसान हो, भले ही वह टूट जाए, वह उपयोगकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एजेंट द्वारा दिए कानूनी विभाग की पूरी तरह से बार-बार बातचीत काटी। अंत में एजेंट का धैर्य टूट गया। के वरिष्ठ प्रबंधन से मदद न मिलने पर दोनों लिफ्ट से तकनीकी विभाग पहुंचे। तकनीकी विभाग के इंजीनियर बहुत उत्साही थे। उन्होंने एजेंट द्वारा लाई गई चिप की सावधानी पूर्वक जांच की, लेकिन वे केवल यह देख सके कि चिप एक पल में जल। हालांकि इंजीनियर ने एक और सुराग दिया। वीजा के सेवा लक्ष्य न केवल आम जनता बल्कि सेना भी है। एक हफ्ते पहले सेना ने क्षतिग्रस्त सैन्य एजेंटों का एक ट्रक भेजा था। उनमें न तो गोली के छेद थे, न ही विस्फोट से हुई क्षति, यहाँ तक कि खरोंच या दाग भी नहीं थे। सिर्फ आंखें और चिप्स गायब थे। ये लक्षण बिल्कुल जले हुए एजेंट जैसे थे। तीनों बहुत हैरान थे। क्या इस हत्या में सेना भी शामिल है? वे सत्यापित करने के लिए सैन्य स्टेशन पहुंचे। वहां राइफल और गोला बारूद का अभ्यास चल रहा था। तोपखाने की आग का दृश्य वास्तविक युद्ध क्षेत्र जैसा था। एक एजेंट सैनिक अनजाने में ग्रेनेड से मारा गया। उसके ऑपरेटर को तुरंत कनेक्शन तोड़ना पड़ा, लेकिन केवल एक क्षण बाद उसने दूसरे एजेंट सैनिक से कनेक्ट कर लिया। पिछली लड़ाई जारी रखी, मानो एक अमर आपदा। एक के बाद एक मौत में लड़ाई के कौशल को निखारते हुए जनरल ने दोनों से मुलाकात की। उन्होंने सेना के पास ऐसे भयानक हथियार होने से इनकार किया, लेकिन वापस जाने के बाद महिला सहायक ने लाओ बू को बताया उसने हथियारों में से एक का पता लगा लिया। उसे 1 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जल्द ही रिहा कर दिया गया। यह दर्शाता है कि कोई उसकी रक्षा। हालांकि महिला सहायक ने पहले ही वांछित नोटिस जारी कर दिया था और जल्द ही पुलिस के रोबोट को सुराग। निगरानी से हत्यारे का स्थान निर्धारित करने के बाद लाओ बू ने तुरंत हेलीकॉप्टर से उसका पीछा किया। पुलिस की घेराबंदी के बीच हत्यारा एक गली में घुस गया और पुलिस उसके पीछे आ गई। हत्यारे ने दीवार पर कूदकर हथियार निकाला, शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पल्स छोड़ी, पुलिस के स्टैंड इन बिजली से चमके, फिर सभी दंगाई आ गए। हत्यारे ने हेलीकॉप्टर को देखा। लाओ बू ने जल्दी से लिंक काट दिया। वह बच गया, पर सिर दर्द हुआ, लेकिन पायलट इतना भाग्यशाली नहीं था। हत्यारा देखकर कि सभी पीछा करने वाले खत्म हो गए, लड़ने की हिम्मत नहीं की और मानव आरक्षण की ओर भागा। एजेंट वहां प्रवेश नहीं कर सकता, वह वहां सुरक्षित रहेगा।
विमान भी मानव आरक्षण में गिर रहा था। एजेंट जी थोड़े आराम के बाद फिर से एजेंट से जुड़ गया और विमान नीचे गिरता रहा। एजेंट जी सीधा हुआ, तभी विमान इमारत से टकराया, खुली जगह में गिरा। पंख अभी भी घूम रहे थे, आसपास सब कुछ तोड़ रहे थे, लोग डर से सिर छुपा रहे थे। एजेंट जी को भी विमान से बाहर फेंक दिया गया। फिर अंत में रुकते हुए एक जोरदार विस्फोट हुआ। एजेंट जी मलबे से उठा, चारों ओर देखा, सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। तब उसने देखा कि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह टूट गया था, नीला तरल रिस रहा था। वह घायल था और मानव क्षेत्र में था। उसे तुरंत वहां से निकलना चाहिए था ताकि दोनों पक्षों में संघर्ष न हो। फिर भी वह अपनी टूटी बांह के पास गया, उस पर पैर रखा और अपना हथियार उठाया। वह अज्ञात चमकदार हथियार बहुत भयानक था। साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हत्यारे को इसकी कीमत चुकानी होगी। अपराधी को देखकर कि एजेंट जी इतना अनियंत्रित था, उसे फिर से भागना पड़ा और इलाके की जानकारी से दूरी बना ली। लेकिन पुलिस एजेंट के रूप में जी की शारीरिक क्षमता सामान्य एजेंटों से कहीं बेहतर थी। वह तो बस एक साधारण व्यक्ति का पीछा कर रहा था, लेकिन उसके अहंकारी व्यवहार ने आरक्षण के निवासियों को भी नाराज कर दिया और वे एक एक करके उसका पीछा करने लगे। अपराधी इलाके से परिचित होने के कारण छिपता रहा और एक परित्यक्त कंटेनर में पहुंच गया। उसने फिर से हथियार निकाला और वापस लड़ना चाहा, लेकिन यह हथियार कम समय में लगातार फायर नहीं कर पा रहा था। कितना भी प्रयास करे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और एजेंट जी इस समय तक उसे पकड़ चुका था। कुछ ही छलांगों में कंटेनर पर पहुंच गया। अपराधी को फिर से भागना पड़ा, एक जमीन पर भागा, दूसरा ऊंचाई पर। मशीन जैसी थकान रहित क्षमता का बड़ा फायदा था, लेकिन पर्दे के पीछे ऑपरेटर भी संघर्ष कर रहा था। पीछा करते भागते अपराधी ऊंचाई से कूदते समय पैर मोड़ बैठा, लेकिन मांस और रक्त का शरीर जल्दी ठीक नहीं होता। जब एजेंट जी अपराधी को पकड़ने वाला था, एक खून से लथपथ कार ने उसे फिर से टक्कर मारी, लेकिन आरक्षण के निवासी अंततः पहुंच गए। एजेंट जी ने उन्हें नजरअंदाज किया और तुरंत अपराधी का पीछा किया। अब अपराधी पूरी तरह थक चुका था और रुककर भीख मांगने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी अभी उसके कई साथियों की हत्या करके भी कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। एजेंट जी ऐसे अपराधियों से परिचित था। उसने अपराधी को बैकपैक फेंकने को कहा, फिर एक हाथ से उसे पलटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह हथियार निकाल पाता, एक मोटी गोली से गिरा दिया गया। आरक्षण में किसी भी एजेंट का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध था, यहाँ तक कि कानून लागू करने वाली पुलिस भी इसका अपवाद नहीं थी। अपराधी ने जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर अपना बैकपैक वापस ले लिया और वहाँ से भाग गया, जबकि शक्तिहीन एजेंट जी केवल चुपचाप जमीन पर लेटा रहा, आरक्षण के निवासियों के क्रोध का सामना करता रहा। तब जाकर गे जांचकर्ता को अपने घावों का इलाज करने का समय मिला। वह दरवाजे से बाहर रेंगकर पत्नी की मदद मांगने गया, जबकि दूसरी ओर हत्यारा जो सोच रहा था सब ठीक है, वह भी नींद से जागा। पैगंबर उसके घर की तलाशी ले रहे थे। मानव गठबंधन के नेता के रूप में वह उस भयानक हथियार को पाने पर दृढ़ था जो एजेंट को मार सकता था। उसने हत्यारे से पूछा, हथियार किसने दिया? लेकिन हत्यारा जवाब नहीं दे सका। वह बस एक छोटा मिनियन था, लोगों के पैसे लेकर आपदाएं मिटाता था। लेकिन अब उसे लगा कि वह एक बड़ी घटना में फंस गया है और आज शायद मौत से बच न पाए। दूसरी ओर गे जांचकर्ता भी गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन उसकी कर्तव्य निष्ठा का कोई इनाम नहीं मिला, बल्कि मानव आरक्षित क्षेत्र में घुसने के कारण मानव गठबंधन और एजेंट के बीच संघर्ष भड़काने के लिए उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और पद बहाल होने तक उसे नया एजेंट नहीं दिया जाएगा। फिर भी गे जांचकर्ता इस पर समझौता नहीं करना चाहता था। उन 5 मृत साथियों की बात छोड़ें, सिर्फ यह सोचें कि ऐसा खतरनाक हथियार एक आदतन अपराधी के हाथों में है, यह किसी को भी चिंतित कर देने के लिए काफी था। इस समय पी जांचकर्ता उससे मिलने आया। हालांकि दोनों ने कई वर्षों तक साथ काम किया था, लेकिन वास्तव में कुछ ही बार मिले थे। इतने समय बाद वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। कई वर्षों तक घर से बाहर न निकलने के कारण गे जांचकर्ता को दुनिया अजनबी लगी। सड़क पर सुंदर लोग आत्मा विहीन मूर्तियों जैसे लगे, जैसे वे मनुष्य होने का तरीका भूल गए हों। स्किन डिटेक्टिव ने देखा कि ऐसे चलना संभव नहीं, तो वह उसे एक एजेंट स्टोर ले गया। वह एक नागरिक एजेंट खरीदना चाहता था। हालांकि इसका प्रदर्शन पुलिस एजेंट से कम था, लेकिन यह शरीर से दौड़ने से बेहतर था। एजेंट से जुड़ते ही गे डिटेक्टिव परेशान हो गया और एजेंट का उपयोग करने से इनकार कर दिया। वह जल्दी से स्टोर से बाहर निकला, हत्या का मामला सुलझाना और खतरनाक हथियार ढूंढना चाहता था। अनुभवी स्किन डिटेक्टिव ने मदद की पेशकश की, लेकिन गे डिटेक्टिव ने कहा कि वह उसे इसमें नहीं घसीट सकता। वह अकेले मानव सुरक्षा उसने देखा कि उसका एजेंट ऊंचे स्थान पर लटका हुआ था, सबके देखने के। गे डिटेक्टिव ने आरक्षित क्षेत्र में अपराधी को पाया, लेकिन वह भविष्यवक्ता द्वारा जलाया जा रहा था। लाओबू हमले के हथियार के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे पीटा गया और हाई स्पीड क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। तभी एक कार उसके पीछे रुकी। आने वाला प्रतिरूप का पिता कैंट था, जिसके बेटे को हमले के हथियार से मारा गया। लाओबू ने उसे बताया कि अपराधी मर चुका है और मामला सुलझ गया। लाओबू को याद दिलाया कि हमले का हथियार अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है, जिसका विकास खर्च $1 अरब से अधिक है। केवल अमेरिकी सेना ही ऐसे लक्षित हथियार विकसित कर सकती है। अगले दिन लाओबू ने सेना से संपर्क किया और हथियार के ठिकाने आखिरकार नाड़ी हथियारों के बारे में सच्चाई जान। पता चला कि यह हथियार सेना और रोबोट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। शुरू में केवल स्टैंड इन को पंगु बनाने के लिए था, लेकिन नाड़ी हथियार ऑपरेटर को भी मार देगा। इसलिए सेना ने हथियारों को नष्ट करने का प्रोजेक्ट रोक दिया, लेकिन स्टैंड इन कंपनी ने गुप्त रूप से एक हथियार रखा जो कैंटर को बार में मारने के लिए था। उस रात स्टैंड इन वास्तव में डॉक्टर था और सैन्य कार्यालय छोड़ने के बाद लाओबू की सुनहरे बालों वाली सहायिका आई। उसने पता लगाया कि हत्यारे को पुलिस स्टेशन में फंसाया गया था। लाओबू ने आखिरकार सब समझ लिया। स्टैंड इन कंपनी ने पुलिस प्रमुख को खरीद लिया था। हत्यारे को भी निदेशक ने भेजा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह गलत व्यक्ति को मारे। जब लाओबू निदेशक से पूछताछ कर रहा था, सैन्य विमान संरक्षित क्षेत्र की ओर जा रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द नाड़ी हथियारों को वापस अप्रत्याशित रूप से संरक्षित क्षेत्र के लोग इतने साहसी थे कि उन्होंने सेना पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और भविष्यवक्ता को अचानक लोगों को पता चला कि वह भी एक स्टैंड इन था और भविष्यवक्ता के पीछे कौन था। वह स्टैंड इन के पिता कैंटर थे। पता चला कि डॉक्टर ने शुरू में विकलांगों की मदद के लिए स्टैंड इन बनाया था, लेकिन पूरा समाज काल्पनिक स्टैंड इन में डूब गया।
डॉक्टर का मानना था कि मानवता गलत रास्ते पर है, इसलिए वे काले भविष्यवक्ता बने। स्टैंड इन से नफरत करने वालों को इकट्ठा किया और संरक्षित क्षेत्र बनाया। लोगों से स्टैंड इन छोड़ने का स्टैंड इन कंपनी से संघर्ष हुआ। अंत में कंपनी ने डॉक्टर को मारने के लिए हत्यारा भेजा, लेकिन गलती से उनके बेटे को मार डाला। डॉक्टर इससे क्रोधित हो गए और स्टैंड इन का उपयोग करने वाले सभी लोगों को मारने के लिए हथियार तकनीक का उपयोग करने की योजना। जांचकर्ता ने निदेशक का सामना किया। वीजा कंपनी किसी कारण से डैड को मारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपको ओवरलोडर दिया और आपने डॉक्टर को मारने के लिए हत्यारा भेजा, लेकिन गलती से उनके बेटे को मार डाला। आप क्या कर रहे हैं? मामले के तथ्य स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन सबूत न होने के कारण निदेशक ने मानने से इनकार कर दिया और किसी को हटाने के लिए जांचकर्ता को इसकी उंगली ने खंजर निकाला और उसके सिर के पिछले हिस्से में घोंप दिया। फिर जल्दी से उसकी खोपड़ी खोली, उसकी मेमोरी चिप निकाली और फिर जल्दी से कंप्यूटर चालू किया। निर्देशक की आंखों से प्रमाणीकरण करके नेटवर्क में लॉगिन किया और फिर जल्दी से USB फ्लैश ड्राइव डाली। निर्देशक की सभी निजी जानकारी कॉपी की। काम पूरा करके वह बिना किसी परेशानी के पुलिस स्टेशन से निकलना चाहता था, लेकिन निदेशक ने पहले ही फोन कर लिया था और एजेंट जी के लिए वारंट जारी कर दिया था। एजेंट जी जल्दी से भूमिगत पार्किंग में भाग गया और एजेंट पाई पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दोनों जल्दी से पुलिस से बचकर भाग गए और कार में वह केवल मानव गठबंधन का सबसे बड़ा दाता है, बल्कि स्वयं भविष्यवक्ता भी है। केट पूरे एजेंट समाज को उलटना चाहते हैं, इसलिए एजेंट कंपनियों का जबरदस्त विरोध स्वाभाविक है। हालांकि इन गुप्त दस्तावेजों से ज्यादा एजेंट पाई गुस्से में पासवर्ड के बारे में चिंतित था, क्योंकि केवल पासवर्ड से ही निदेशक पर आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही एजेंट जी ने उसे पासवर्ड बताया, एजेंट पाई ने तुरंत पुलिस को उसका स्थान बता दिया। जोरदार टक्कर से एजेंट जी बेहोश हो गया। एजेंट पाई ने USB निकाली, कार से बाहर निकला, फिर पिछला दरवाजा खोला और गैस वाला बॉक्स ले गया। जेसन ने प्रतिक्रिया देते हुए जल्दी से कार स्टार्ट की और सहायक की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन रोबोट होने के कारण वह आसानी से हार नहीं मानता। उसने स्ट्रीट लैंप उठाकर सीधे जेसन पर फेंक दिया। फिर दोनों ने शहर में भयंकर पीछा किया। सड़कें एजेंटों से भरी थीं। जेसन को निर्दोषों की चिंता नहीं थी। वह कार तेजी से चला रहा था। महिला सहायक अपनी मजबूत क्षमता से छतों के बीच कूदती रही। सफलतापूर्वक बस पर कूदकर भाग गई, जबकि जेसन बच नहीं पाया और सड़क पर दुकान में जा घुसा। संघीय एजेंट भी पहुंचे। जेसन एजेंटों के बीच छिप गया। इंजीनियर को फोन कर सहायक प्रोग्राम बंद करवाया, लेकिन महिला सहायक पहले ही वहां पहुंच गई थी। अब उसे डॉक्टर खुद नियंत्रित कर रहा था। इस समय डॉक्टर पल्स हथियार को नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी कर रहा था। सभी एजेंटों और उनके मूल रूपों को ऑपरेशन का बॉस भी करने के इरादे में आया। अपनी पहचान से महिला सहायक को मनाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर पकड़ा गया। इस क्षण डॉक्टर ने अपने बेटे के लिए न्याय पा लिया। उसी समय जेसन डॉक्टर के घर पहुंच गया। सामने विभिन्न एजेंट इतने जागृत थे, ये सब डॉक्टर की पहचान छिपाने के उपकरण थे। जल्द ही जेसन ने कंट्रोल पैनल पाया, लेकिन डॉक्टर अचानक पीछे से प्रकट हुआ। वह एजेंटों के अस्तित्व से अवगत था और यह मानवता की प्रगति को प्रभावित कर रहा था। इस गलती को सुधारने के लिए वह अरबों एजेंटों और मूल रूपों को नष्ट करना चाहता था। जेसन उसे रोकने वाला था, लेकिन डेटा अपलोड हो चुका था। डॉक्टर ने जहर निगल लिया। जेसन बचाने दौड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। त्रासदी रोकने के लिए जेसन डॉक्टर की जगह बैठ गया। डिवाइस से महिला सहायक के प्रतिरूप से जुड़ा इंजीनियर को मुक्त किया, क्योंकि केवल वही कोड को रोक सकता था। जेसन ने इंजीनियर के निर्देशों का पालन किया। दोनों ने मिलकर आखिरी सेकंड में प्रोग्राम को सफलतापूर्वक रोक दिया। अब जेसन के पुष्टि बटन दबाने से सभी एजेंट बच सकते थे, लेकिन वह अचानक हिचकिचाया। सोचा कि शायद डॉक्टर सही था, मनुष्यों को वापस अपने मूल स्वरूप में लौटना चाहिए। ये सोचकर जेसन ने नकारात्मक बटन दबा दिया। लगातार अपलोड होते डेटा के साथ सभी AI उपकरण तुरंत ऑफलाइन हो गए। हर कोने के रोबोट बंद हो गए। पूरे शहर में जैसे पॉज बटन दब गया। शोरगुल भरा शहर एक पल में मृत शहर बन गया और वे लोग जो वर्षों से बाहर नहीं निकले थे, अब सड़कों पर निकल आए। वह जीवन खोजने जो मनुष्यों का होना चाहिए।